कल ही की तरह आज भी है एसजीएक्स निफ्टी से कमजोर शुरुआत के संकेत, लेकिन बड़ा सवाल है कि कल ही की तरह आज भी क्या फ्लैट शुरुआत होगी, और बड़ा सवाल उससे ज्यादा ये कि क्या कल ही की तरह आज भी फिर बाजार में आएगी रिकवरी, और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन क्या हम दिखाएंगे तेजी। आइए इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। तैयार है आपके लिए शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों ट्रिगर्स के बीच जानेंगे कि आज एक्सपायरी के लिए किस तरह से करनी है आपको तैयारी, और कौन से सेक्टर्स स्टॉक्स पर बनाए रखना है फोकस। सर, सबसे पहले तो आज के ट्रिगर्स के बारे में बताएं। दीप, अगर ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आज के ट्रिगर्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमारा अपना ट्रिगर जो है सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, और वो है मंत्रिमंडल के विस्तार का। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होता हुआ दिखा है, और काफ़ी मंत्रियों के प्रमोशन हुए हैं, कुछ को निकाला भी गया है, और विभाग भी काफ़ी मंत्रियों के बदले हैं। लेकिन इस बीच रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखा है नेस्डेक और एसएनपी एक बार फिर से, और डाउ भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। टीसीएस इसके साथ ही आज नतीजों के सीजन की औपचारिक तौर पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे। क्लीन साइंस और जेआर इंफ्रा दोनों ही आईपीओ में हमारी लिस्टिंग और लंबे समय के लिए पैसा लगाने की राय है, और दोनों ही आईपीओ को पहले दिन अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर, तो आईपीओ मार्केट में तो गर्मी है, नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला है, ढेरों और संकेत हैं बाजारों के लिए जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पर ये जो कैबिनेट रीशफल हुआ है, एक बार इसी से शुरुआत करते हैं। कई नए नाम जोड़े गए हैं, कुछ पुराने नामों ने इस्तीफा भी दिया है, और साथ ही कई की मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें बदलाव होते हुए दिखा है। बाजार की भी इस पर नजर बनी हुई है। सर, कैसे देखना चाहिए ये जो कैबिनेट रीशफल किया गया है? नहीं, बाजार के लिए लिमिटेड इम्पैक्ट वाला मामला है। बाजार के लिए तब ज्यादा फर्क पड़ता है अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री में बड़े बदलाव होते हैं। हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री अब पीयूष गोयल साहब के पास है, रेलवे के बजाय तो रेलवे उनसे लिया गया है। तो मेरे ख्याल से बाजार के लिहाज से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो है फाइनेंस की। हाँ, वहाँ से वित्त राज्य मंत्री जो अनुराग ठाकुर थे उनका प्रमोशन हुआ है, और उन्हें इंडिपेंडेंट कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है, ये जाहिर सी बात है। स्पोर्ट्स वगैरह सारा मिनिस्ट्री उन्हें मिली है। लेकिन बाकी बाजार के लिहाज से देखें तो इस फेरबदल से बाजार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो फेरबदल हुआ है, जिस तरह के मंत्री शामिल हुए हैं, वो ज़्यादातर यंग हैं, और ज़्यादातर वो मंत्री ऐसे हैं जो आप हायर एजुकेशन वाले या बड़े एजुकेटेड मिनिस्टर आपको नजर आएंगे, वो एकदम साफ नजर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा ये समझना है कि कुछ एक मंत्रालय के मंत्री बदले गए हैं, जो की इंडस्ट्रीज हैं, की मिनिस्ट्रीज हैं जो इंडस्ट्री के लिहाज से, तो वहाँ हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव नहीं जो बाजार पर बहुत असर डाले पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर। नेगेटिव कुछ है नहीं, और पॉजिटिव साइड पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपको ये लगे कि ये बदलाव हुआ है जिससे बाजार आज खुश हो या नाराज हो। तो मुझे लगता है बाजार के लिए न्यूट्रल है। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल में विस्तार के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर आप राजनीति के लिहाज से देखेंगे तो आप कहेंगे कि विधानसभा चुनावों पर नजर है और उस लिहाज से बदलाव किए गए हैं, और अगर आप कामकाज के लिहाज से देखेंगे तो आप ये कहेंगे वेल एजुकेटेड और यंग मिनिस्टर्स को ज़्यादा शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें भी, और दीप, जब कल ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो कई सारे नाम ऐसे हैं जो हमें ऐसा लगा ये तो हमने पहली बार सुना है, ये वो जाने पहचाने नाम नहीं है। तो एक बड़ा चेंज जो मैं मतलब हटकर देख रहा हूँ पिछले कुछ समय में, वो ये कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हमेशा आपको किसी पर्टिकुलर राज्य के, किसी पर्टिकुलर जाति के जो बड़े दिग्गज नेता होते थे वो आपको मंत्री बनते हुए दिखते थे, और वो उनकी कुर्सी परमानेंट रहती थी। अब जो बदलाव दिखता है वो ये कि कई सारे वेल एजुकेटेड यंग अननोन चेहरे, उन्हें मंत्रिमंडल में आसानी से जगह मिलती। पहले ये एग्जैक्टली वैसे ही उसी तरह का जमाना है जब 1983 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे। उस जमाने में आप है ना, मतलब सालों साल तक प्लेइंग 11 जो इंडियन क्रिकेट टीम के होते थे वो बदलते नहीं थे। मुश्किल से अगर 2 या 3 प्लेयर बदल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल आप देखिए, मतलब हर सीरीज में प्लेयर्स बदल जाते हैं, पहले सालों साल नहीं बदलते थे। सिमिलरली वैसे ही अब हाल है कि पहले जमे जमाए लोग रहते थे जो जाति और राज्यों के समीकरण के आधार पर, अब भी हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक वो होंगे, लेकिन
ये चीज साफ है, यंग, अननोन, एजुकेटेड, इस तरह के लोग अब ज्यादा राजनीति में मौके देख पा रहे हैं। ये तो साफ मिनिस्ट्री में जो बदलाव है उससे नजर आ रहा है। जी दी। बिल्कुल सर, तो चलिए एक बड़ा बदलाव हुआ है, कुछ अहम मिनिस्ट्रीज में भी बदलाव हुए हैं और नए नाम कैबिनेट से जुड़े हैं, तो ये एक फैक्टर है। साथ ही सर एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि रोज ही यहां से ढेरों क्यूज आ रहे हैं। फेड के जो मिनट्स आए वो अभी तो संकेत दे रहे हैं कि कोई सहमति नहीं है कि कब स्टिमुलस कम करेंगे, कब दरें बढ़ाएंगे, बट डेफिनेटली बातचीत शुरू हो चुकी है इस मामले में। कैसे देखना चाहिए सर? और ऑफकोर्स बाजार ने तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि पॉजिटिवली ही लिया इसको। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नेगेटिव रिएक्ट करने जैसा है ही नहीं। और दीप, आपको याद होगा कल 3:20 पर हम यही बात कर रहे थे कि देखिए, अगर बॉन्ड यील्ड 1.35 पर आई है तो फिर ये तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात है, पहला। दूसरी बात जो हमने कही वो ये था कि इस लिहाज से अमेरिकी बाजारों में सुस्ती है, लेकिन सुस्ती नहीं रहेगी, आएगी चुस्ती। और वो चुस्ती 100 पॉइंट की तेजी के तौर पर डाउ में मिली है। और साथ ही नेस्डेक और एसएनपी ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन की डिप लेने के बाद एसएनपी फिर से मतलब 9 में से 8 दिन रिकॉर्ड बनाए, उससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है। फिर बॉन्ड यील्ड घटकर 1.30 के आसपास आई, ये और भी अच्छी बात है। तो मेरा ये समझना है कि कहीं कोई ग्लोबल मार्केट्स में समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की फुल्की थोड़ी कमजोरी आपको हांगकांग, चाइना में दिख रही, तो उनकी अपनी वजह है कि चाइना थोड़ी शायद जो खबरें चल रही है कि वो लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, अपने कुछ रेट्स कट कर सकता है जिससे कि सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी आए, और उससे लोगों को लग रहा है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी धीमी है। अब आजकल क्या है दीप, मार्केट उल्टे चलते हैं। मतलब मार्केट इस खबर पर परेशान नहीं होता कि इकोनॉमी धीमी है, मार्केट इस खबर पर खुश होते हैं कि इकोनॉमी धीमी है और उसको बढ़ाने के लिए पैसा दिया जा रहा है सिस्टम में। तो आई डोंट नो, आज आपको हल्के फुल्के नीचे दिख रहे हैं, कल वापस से भागते हुए नजर आ जाएं। और बढ़ते वक्त भी अगर इकोनॉमी गर्म है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, तो भी बाजारों को लगता है अरे कोई बात नहीं, हम तो ट्रैक पर रहो। तो तेजी करने के लिए वो कहते हैं कि तेजी करने वालों को तेजी करने का बहाना चाहिए, वैसा वाला हाल है। तो ऐसे में मेरी समझ के बाहर है कि 65 पॉइंट नीचे एसजेक्स निफ्टी क्यों दिख रहा है, लेकिन अगर दिख रहा है अच्छी बात है, और ये आपके लिए खरीदारी का मौका भी देगा। उसको भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन पॉइंट ग्लोबल मार्केट से सिंपल ये, ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है, बढ़िया है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। थोड़े बहुत डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर ग्लोबल संकेतों को लेकर चलना चाहिए। और जो फेड की मीटिंग के मिनट्स आए उसमें भी फेड ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि बाजारों का मूड बिगड़े। आराम से देखेंगे, इन्फ्लेशन का कोई डर फिलहाल है नहीं, और जो कुछ भी स्टिमुलस है उसको वापस से लेने का अभी लंबा वक्त है, ये फेड ने साफ किया है। उसके साथ साथ आप देखिए कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है, तो हमारे लिए संकेत ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव साइड पर है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। जी चलिए, तो ग्लोबल मार्केट के संकेत हमारे लिए पॉजिटिव हैं, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी जरूर थोड़ी सुस्ती फिलहाल दिखा रहा है। अच्छा सर, हमारे बाजारों के लिए कहां पर नजर है? आज के सेटअप समझें उससे पहले, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और इससे पहले बैक टू बैक हमने देखा है कि बाजार डेज हाई पर बंद हुए, कल तो बल्कि नया क्लोजिंग हाई भी बनाया है निफ्टी ने। दीप, देखिए हमारे बाजारों की दो जगह नजर है, एक वीकली एक्सपायरी पर और दूसरा टीसीएस के रिजल्ट्स पर, ठीक है ना। आज शाम टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे, और अगर एसजीएक्स निफ्टी में कोई कमजोरी अगर थोड़ी बहुत हो सकती तो हो सकता है टीसीएस की नतीजों के पहले की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी बहुत आपको दिख रही हो। मेरा ये समझना है कि आमतौर पर मैं कह रहा हूँ कि आईटी कंपनियों के नतीजे उतने दमदार शायद ना आए, और हो सकता है आपको आईटी शेयर टीसीएस के नेतृत्व में, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये थोड़े से ढीले होते हुए दिखे। तो ऐसे में हो सकता है आपको निफ्टी से सही तस्वीर न दिखे बाजार की, हो सकता है निफ्टी आपको थोड़ा दबावा दिखे। और ऐसी सिचुएशन में दीप दो चीजें हो सकती है। अगर आपको बाजार को देखना है तो एक्स आईटी देखना पड़ेगा, यानी कि आईटी शेयरों को हटाकर बाजार को देखिए, तब आपको न निफ्टी में कमजोरी दिखेगी न ब्रॉडर मार्केट में। दूसरा ये भी हो सकता है इससे बेहतर, वो ये कि अगर एक्स आईटी है तो प्लस बैंक निफ्टी है या बैंकिंग शेयर है, तो आईटी शेयरों के नुकसान की भरपाई करने के लिए अगर 6 बैंक तैयार हो जाए निफ्टी में, तो फिर उसके बाद आप बैंकिंग शेयरों में तेजी होते हुए देख सकते हैं, और वो आईटी की भरपाई कर सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन यही है, आईटी की कमजोरी के सामने क्या बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है? संकेत पूरे हैं और ये ट्रेड पूरा बनने की संभावना है। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो
लॉन्ग बैंक शॉर्ट आईटी एक मौका देख सकते हैं सही वक्त पर। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रेड बन सकता है। इस लिहाज से हो सकता है आईटी शेयर के दबाव की वजह से आपको निफ्टी थोड़ा दबावा दिखे, 16,000 के नजदीक पहुंचे तो हो सकता है आपको बहुत तेजी होती ना दिखे। लेकिन मेरे ख्याल से अब तेजी करके ट्रेड करने का इंडेक्स आपके लिए बैंक निफ्टी बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में अगर आईटी हटाकर देखेंगे मजबूती रहेगी, आईटी के साथ देखेंगे शायद थोड़ा सा दबाव दिखे आपको। तो आपको स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी होगी कि खाली एक इंडेक्स को देखकर आप नहीं चल सकते। तो दोनों तरह से आपको व्यू बनाना होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा रहा सवाल एक्सपायरी का। तो एक्सपायरी के पहले ऐसा कोई खास संकेत दीप है नहीं जो कि आपको बड़े मूव की तरफ इशारा करे। 15,700 के नीचे आप जाएंगे नहीं और 16,000 के ऊपर निकलेंगे नहीं। ये आपके साफ संकेत आते हुए दिख रहे हैं एक्सपायरी के दिन डेटा के लिहाज से, जो हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। 300 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से निकल कर आती है। तो मेरे ख्याल से जितना ज्यादा गैप डाउन उतना जल्दी और तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। तो एसजीएक्स निफ्टी की कमजोरी से बिल्कुल भी डरिए, घबराइए मत। आपके लिए दो तरह के मौके हैं। पहला मौका ये कि अगर आप शॉर्ट हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग करने का। और दूसरा ये, अगर आप लॉन्ग करना चाहते थे, कल नहीं कर पाए, पशोपेश में रह गए एसजीएक्स निफ्टी को देखकर कि ये तो 75 पॉइंट नीचे दिख रहा है, क्या करें, क्या हो जाएगा। अमेरिका में 500 पॉइंट पहले डाउ फिसल गया, फिर 200 नीचे बंद हुआ, माहौल खराब है। हाँ, एक ही चीज पर नजर रखनी है, वो ये कि डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है। अगर डाउ फ्यूचर थोड़ी कमजोरी बढ़ाते तो इसका मतलब है कि आपको मौका नीचे की तरफ मिलेगा। लेना तब भी है तब थोड़े आप और अगले सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ जाएं। जैसे जैसे आपको अगर डाउ में कमजोरी दिखे उतना नीचे के सपोर्ट लेवल पर आपको लेना है। मेरा ये समझना है पहला सपोर्ट 15,830 के आसपास का है, शायद वहां पर खुले, या 15,800 अगला सपोर्ट है उसके आसपास खुले, वो देखेंगे और वहां से फिर आपके लिए मौके बनेंगे खरीदारी। तो मेरा समझना है कि अगर 15,800 के आसपास शुरुआत होती है तो 15,800 15,775 एक अच्छी जगह है जहां पर आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। जी दीप। क्लियर है सर। तो चलिए, अच्छा है, अगर गैप डाउन मिलता है तो मौका भी होगा। वीकली एक्सपायरी पर नजर है, टीसीएस के नतीजे भी आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में तो तेजी का माहौल है ही। आइए सर, फिर आज के सेटअप की शुरुआत करते हैं। बताएं आज किन संकेतों पर नजर है आपकी। ग्लोबल संकेत आज मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई खास चिंता वाली बात है। ग्लोबल संकेतों को देखते हुए इन्हें पॉजिटिव मानकर चलना चाहिए। एफआईज के संकेत बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव आए, पिछले 3 दिनों से न्यूट्रल साइड पर थे, अब पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। घरेलू फंड्स के संकेत इतने दिनों से पॉजिटिव चल रहे थे, आज न्यूट्रल हुए हैं। वायदा कारोबार के संकेत कल पॉजिटिव थे और उसके दम पर आपने देखा भी कि कल इतनी खराबी के संकेत थे एसजीएक्स निफ्टी के, उसके बावजूद हमने कहा कि 1.08 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है और वहां से आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखेगी। तो गैप से खुला तो तुरंत आपको शॉर्ट कवरिंग मिल गई। कल ये पॉजिटिव था, लेकिन आज चूंकि पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है, एफएनओ संकेत पॉजिटिव से एक नॉच नीचे है, न्यूट्रल हो चुके हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड कल भी हमने पॉजिटिव रखा था, आज भी पॉजिटिव है। आप देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी की गिरावट से या अमेरिका में एक आध दिन की गिरावट से सेंटीमेंट बदलता नहीं है और बिगड़ता नहीं है, और आपका भी वैसा ही होना चाहिए। तो सेंटीमेंट और ट्रेंड एकदम मजबूत है दीप जी। चलिए सर, तो ज्यादातर संकेत न्यूट्रल या पॉजिटिव ही हैं और सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव हैं। बड़े लेवल्स क्या फिर निकल कर आते हैं सर? बड़े लेवल्स में 15,800 15,835 दिन के लिए पहला सपोर्ट रेंज है। इसके आसपास इस रेंज में कहीं ना कहीं आप खुलेंगे, ठीक है। इसके नीचे 15,725 15,775 स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा आपके लिए आज के लिए। ऊपर 15,890 15,915 बार बार हम वहीं जाकर नॉक कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई को पार नहीं कर पाए, वो रेंज है पहली रुकावट का। पार करके लाइफ हाई बनाया तो 15,950 16,025 की रेंज आगे होगी, जहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। बैंक निफ्टी 35,425 35,575 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट लेवल है। बेसिकली सपोर्ट 35,500 है, 75 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए, 35,425 75 पॉइंट नीचे, 35,575 75 पॉइंट ऊपर। ये रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी 150 पॉइंट की। और बेस्ट बाय जोन आएगा नहीं, आए तो छोड़ना नहीं है, 35,150 35,300 आज के लिए बनकर आएगा। ऊपर में 35,950 36,100 एक छोटा रुकावट का लेवल है जहां पर बाजार रुकना चाहिए वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। वैसे पार करने की संभावना कम है, लेकिन किया तो 36,300 36,450 अगला बड़ा टारगेट है जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। अब आइए दिन की रेंज में लगे हाथ आपको बता दूं दीप,
15,835, 15,915 ये दिन की छोटी रेंज है, ठीक है। 15,800, 15,950 दिन की मीडियम रेंज है, और 15,725 से लेकर ऊपर में 15,000, 16,000 मान लीजिए, बेसिकली 15,700, 16,000 ब्रॉडली रेंज निकल कर आती है। ये आपकी दिन की मीडियम रेंज हो जाएगी, बड़ी रेंज हो जाएगी, जिस पर आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी 35,575, 35,950 दिन की छोटी रेंज है, और 35,425 से लेकर 36,100 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि आप इसी रेंज से काम चला लें। बड़ी रेंज के तौर पर 35,300, 36,300 इस पूरी रेंज पर फोकस करें जी। क्लियर है सर, तो बड़ी रेंज निकल कर आ रही है बाजार के लिए। देखते हैं किस तरफ डायरेक्शन आती है। दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज है सर? देखिए, एफआईज की तरफ से जो इंडेक्स में पोजीशन बनी है वो 1% घट कर आई, कोई खास बदलाव नहीं, 72% के आसपास है, कंफर्टेबल है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1.8 से बढ़कर 1.25 आया, तो कल की तरह ओवरसोल्ड लेवल पर नहीं है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी हो गई। अब बैलेंस्ड है, ओवरबोट तो बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस्ड है। ये हो गया आपका पुट कॉल रेशियो। अब दीप विक्स अनचेंज है 12 के आसपास, तो इनमें कोई खास बदलाव है नहीं। अब आइए मैं आपको स्टॉप लॉसेस के लेवल बता दूं। स्टॉप लॉसेस के लेवल में दीप 15,750, ये आपको इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस हमने ऊपर किया है, 15,650 से 15,700 कर दिया। तो अब आप 15,700 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हैं, ये आपके लिए। और अगर जिनको रिस्क थोड़ी सी लंबी रहने की ताकत है कि भाई चलिए ठीक है, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो चलिए हम थोड़ा और दूर का स्टॉप लॉस लगाएं, तो आप 15,700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। लेकिन फिलहाल सेफ स्टॉप लॉस जो है डे ट्रेडर्स के लिए 15,750, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 15,700, ये दो स्टॉप लॉस हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए एक ही स्टॉप लॉस दूंगा, और वो है 35,400 का, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। जिनको बहुत छोटा इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना है वो 35,550 का भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से 35,400 का स्टॉप लॉस आपका डे ट्रेडिंग के लिहाज से और क्लोजिंग बेसिस पर ये ठीक रहेगा। अगर आप शॉर्ट हैं तो 3 दिनों से एक ही स्टॉप लॉस आपको मिल रहा है, आज भी वही मिलेगा 15,925। एक बार लाइफ टाइम हाई पार करे, 15,925 के ऊपर निकल जाए, डे ट्रेडर्स शॉर्ट काट लें। पोजिशनल ट्रेडर्स भी अगर 15,925 के ऊपर बंद हो, आप अपनी शॉर्ट काट सकते हैं। बैंक निफ्टी 3 दिनों से एक ही स्टॉप लॉस दे रहा हूं, ट्रिगर नहीं हो रहा है, 35,850 का, आज भी यही है। 35,850 के ऊपर निकले डे ट्रेडर्स काट लीजिए, पोजिशनल ट्रेडर्स वो भी अपनी शॉर्ट काट ले। वैसे तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कल ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 35,650 के ऊपर बंद होने के बाद, फिर भी आपकी शॉर्ट रखी हुई है 35,850, आखिरी स्टॉप लॉस है जिस पर आपको फोकस करना है जी। दीप क्लियर है सर, तो चलिए ये तो आपके लिए लेवल्स हैं, मौजूदा पोजीशंस हैं, तो कहां पर आपको रखनी है नजर? नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए? खरीदे निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग पर, जितना नीचे गैप मिले उतना बढ़िया, जितना ज्यादा मिले उतना तुरंत और उतनी ज्यादा क्वांटिटी। एक ही फॉर्मूला, जितना ज्यादा नीचे खुले, जितना ज्यादा गैप नीचे खुले, उतना जल्दी और उतना ज्यादा। ये एक क्लियर फॉर्मूला बनाइए। 80 पॉइंट मिले तो ज्यादा खरीदेंगे, 100 मिले तो और ज्यादा खरीदेंगे, 60 मिले तो थोड़ा खरीदेंगे, 40 मिले तो कम, फ्लैट खुल गया तो देखेंगे। ये फॉर्मूला लगाइए जो कल वाला था। कल भी फ्लैट खुला, उम्मीद सबको ये थी कि बहुत गैप से खुलेगा, तो हमने कहा पहले सपोर्ट लेवल पे आने दीजिए, और दीप वहीं से घुमा एकदम। तो अगर आज बहुत गैप से नहीं खुला तो पहले सपोर्ट पे आएगा, वहां पर खरीदेंगे। 9:08 पे मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अभी तो आप ये कहो कि जितना नीचे खुलेगा उतना जल्दी खरीदेंगे। 15,880 के आसपास आप बंद हुए, खोलो 80 पॉइंट नीचे, 15,800 के आसपास तुरंत लेने का मौका बनेगा। तो देखते हैं कितना गैप से खुलता है। खरीदना है, स्टॉप लॉस 15,750 का होगा आपका, 15,890, 15,915, 15,950, 16,000। देखो 15,915 के ऊपर कोई लेवल तो है नहीं मेरे पास, अंदाज से दे रहा हूँ 16,000 तक का रास्ता खुलता है। तो आगे के लेवल आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने के लिए एक तो तरीका ये क्लियर कट है कि 15,915 के आसपास 2 दिनों से घूम रहा है, वहीं पर आप शॉर्ट कर दो। लेकिन आज थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, इंतजार करेंगे थोड़ी और ऊपर की रेंज का, 15,975, 16,025 की रेंज का इंतजार करेंगे, वहां पर बेचना चाहिए। बहुत एग्रेसिव है तो आप 15,900, 925 की रेंज में बेचिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज 15,975, 16,025 थोड़ी कंफर्टेबल रेंज है जहां बेचना चाहिए। 16,075 का स्टॉप लॉस होगा, 15,925, 15,890, 15,860 और 15,835, ये 4 टारगेट के लिए आपको ऊपर में करनी है बिक वाली। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए दीप बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी खरीदना है, सिंपल स्टॉप लॉस 35,400 का है, दिमाग नहीं लगाना है, वहां स्टॉप लॉस लगाइए। जितना गैप से नीचे मिले 35,600 के आसपास, 35,500 के आसपास ले लेना है आपको, सिंपल सी बात है। 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे मिले तो खरीद लेना है। 35,950 का पहला टारगेट होगा, 36,100 का दूसरा टारगेट होगा, 36,225, 36,300, 36,450। इसमें एक काम और कर सकते हैं, एक टारगेट आप नया जोड़ सकते हैं, 36,800 छोड़ दिए, 35,775 पे तो बंदी हुआ है, तो आप क्या टारगेट जोड़ेंगे वहाँ पे? 36,950 रख लीजिए, 35,950, 36,100, 36,225, 36,300, 36,450 तक के रास्ते खुलते हैं बैंक निफ्टी पर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट करें। शॉर्ट करने के लिए अच्छी जगह जो है वो 36,300, 36,450 की निकल कर आती है, जो कि काफ़ी दूर है, करीबन 500 पॉइंट दूर है। आई डोंट नो अब वहां तक आज पहुंचेगा, कुछ वक्त लगाएगा, लेकिन उस रेंज में आए तो शॉर्ट करना चाहिए। ये खाली लिख कर रख लें आपको ध्यान में रखने के लिए, जरूरी नहीं कि ये आज मौका आपको मिले, चांस कम है, लिख कर रख लीजिए ताकि आपके आगे भी काम आएगा। 36,550 का स्टॉप लॉस है, 36,225, 36,100, 36,000, 35,950 ये 4 टारगेट हुए। लेकिन जो एक्शनेबल ट्रेड बन सकता है, 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी में हल्की रुकावट है, ऐसे में आप 35,950, 36,100 की रेंज में बेच सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो, भाव से अपडेटेड रहते हैं, स्किल्ड हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, तो इस रेंज में आपको बेचना है। इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है एस्ट्रिक के साथ, अगर वो आप पूरी कर सकते हैं तो इस रेंज में बेच दीजिए, चांस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आपका 36,150 का होना ही चाहिए, उसके बगैर बिल्कुल भी ना बेचे, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ब्रेकआउट जोन में आ रहा है। ब्रेकआउट जोन का मतलब ये नहीं कि एक तरफा चलेगा, रुकेगा भी, 36,000 के आसपास बड़ा लेवल भी है, उस हिसाब से एक बार वहां रुक सकता है। और वहां अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो चांस ले लीजिए, और स्पेशली गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बार वहां पहुंचेगा तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां बेचिए। 35,850, 35,775, 35,700, 35,650 और 35,575 ये टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिकवाली। तो ये दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए मौके हैं, खरीदारी और बिकवाली के दीप। लेकिन जितना गैप से खुले उतना ज़्यादा, उतना जल्दी, उतना तुरंत खरीदने के मौके बनेंगे। जी बिल्कुल सर, तो गैप पर तो खरीदने के मौके हैं, बट अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का भी मौका है बैंक निफ्टी में। सर कल इसी समय आपने अग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में खरीदारी के मौके की बात करी थी, आज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक बिकवाली का भी मौका दिख रहा है, क्या बदला है सर आज और कल के बीच में? बदला कुछ नहीं, गैप से खुलने के बाद कुछ अहम लेवल के आसपास पहुंचने दीप, और जो राउंड फिगर वाले जो बड़े लेवल होते हैं 36,000 का, जैसे बैंक निफ्टी पर हुआ, निफ्टी पर 16,000 का हुआ, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है डेटा के लिहाज से, तो अगर गैप से नहीं खुल रहे तो मैं पक्का 36,300, 36,450 की रेंज में ही कहता हूं वहीं पे बेचिए। क्योंकि गैप से खुलेंगे, एक बार समझिए आप 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर नीचे खुल जाते हैं और उसके बाद बढ़कर 400 पॉइंट ऊपर आते हैं 36,000 के नजदीक, तो फिर वहां एक चांस लेना चाहिए बेचने का। लेकिन चूंकि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पे हम तेजी के लिए भरोसा कर रहे हैं कि लीडरशिप आप लीजिए, बैंक निफ्टी को हम कह रहे हैं निफ्टी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, 16,000 के आसपास भी है, निफ्टी में टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है, टेक महिंद्रा भी है, विप्रो भी है, आपके तो ये सारे नहीं है, तो आपके पास तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, कोटक है, आपके लिए बढ़ना आसान काम है। इसलिए बैंक निफ्टी पर थोड़ा भरोसा ज्यादा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी को बेचना हाई रिस्क ट्रेडर्स का काम है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, कॉन्ट्रा ट्रेड भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स में लेना है, किस वक्त लेना है, तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए आज से वो ज्यादा बढ़िया है। खाली एक ही रिस्क है दीप, जो जिस वजह से हम ज्यादा खराब हो रहे हैं, वो हांगकांग और चाइना की है। हांगकांग जरूर 2% नीचे, चाइना आधा % नीचे, तो थोड़ी सी अपनी दिक्कतों की वजह से हांगकांग और चाइना के बाजार हैं, और वो थोड़ा सा असर आपके डाउ फ्यूचर्स पे भी 90-100 पॉइंट का डाल रहे हैं, तो हल्का सा इस वजह से सुस्ती का माहौल है। लेकिन मुझे लगता है एक बार गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भारतीय बाजारों के लिए अपने वायदा कारोबार के ट्रिगर, हमारे एफआईएस के डेटा, ये सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में निचले स्तर से मैं खरीदारी की उम्मीद कर रहा हूँ। ये मुझे लगता है। जी दी, क्लियर है सर, तो चलिए ये आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप और लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट सर रोज ही बढ़ती हुई दिख रही है, कल सेल की भी एंट्री हो गई, तो आज 5 स्टॉक्स बैन में है, नैल्को, पीएनबी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एनएमडीसी और सेल। इंटरेस्टिंगली 3 मेटल काउंटर्स अब बैन लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं, और कल मेटल्स में भी अच्छी रैली थी। सर फंड्स का डेटा समझाएं, क्योंकि फ्यूचर्स में एक बार फिर से खरीदारी होती हुई दिखी, हालांकि बड़ा फिगर जो पिछले 2 दिन का था उतना नहीं है, और फाइनली कैश में भी आपने खरीदारी देखी है एफआईएस की तरफ से। बिल्कुल, तो डेटा अच्छे हैं दीप, और बड़े दिनों बाद खरीदारी के डेटा आते हुए दिखे।
कैश मार्केट में 523 करोड़ की 33 करोड़ की खरीदारी छोटा है लेकिन अच्छा है। वायदा कारोबार में कल के डेटा मजबूत थे, एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में बड़ी खरीदारी होती थी, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव थे। जो कल डेटा आए थे, आज जो डेटा है हमारे सामने वो उतने मजबूत नहीं। 300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है और 200 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी। तो नेट आप कह सकते हैं स्टॉक्स में 725 करोड़ की खरीदारी है, 325 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली है, तो 400 करोड़ की नेट डायरेक्शनल खरीदारी है। छोटी है लेकिन खरीदारी है। घरेलू फंड ने बड़े दिनों बाद 232 करोड़ की बिकवाली की, छोटा है, इसलिए घरेलू फंड के आंकड़े मैंने न्यूट्रल रखे। तो ओवरऑल आंकड़े जो एफआईएस की तरफ से वो पॉजिटिव साइड पर है। अगर आज निचले स्तरों से बाजार को सपोर्ट मिलना है तो इस सपोर्ट की पूरी क्रेडिट, तालियां, वाई आपको एफआईएस के डेटा को देनी चाहिए। कल भी उन्हीं को दी हमने, आज भी उनको। देखो, जो अच्छा काम करेगा उसको तालियां मिलेगी। अगर एफआईएस इन लेवल पर आकर खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट उनको दीजिए। पहले बेच रहे थे और उस समय तीसरी महाशक्ति सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर लाइफ टाइम हाई बनाया और बना के रखा, टिका के रखा। तो देखो, वो जो कहते हैं ना कि जब आम जनता एक साथ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो क्रांति आती है। तो फिर एफआईएस को भी समझ में आ गया कि इतने दिन तक बेचा है, अब 16,000 के नज़दीक पहुंचे हैं, ये लोग बेचने वाले नहीं है, हमें शॉर्ट काटनी भी पड़ेगी, खरीदारी करनी भी पड़ेगी। आप देख लीजिए 89% इंडेक्स लॉन्ग से 72% इंडेक्स लॉन्ग में आ गए एफआईएस, उसके बावजूद बाजार लाइफ हाई पर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर 50, 75, 100 पॉइंट से आपका मूड खराब होता है तो प्लीज़ कल के डेटा देख लीजिए। कल जहाँ पर हमारे बाजार बंद हुए हैं, निफ्टी पर और सेंसेक्स में, ये लाइफ टाइम हाई है। अब तक की सबसे उच्चतम क्लोजिंग मिली है। अगर लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग पर अगर मूड बिगाड़ेंगे, मुंह फुलाकर बैठेंगे, चिंता में रहेंगे और ख़राब लगेगा, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मतलब 100 मीटर दौड़े, थक गए, वीकनेस आ गई। मतलब ये आपको मैराथन दौड़ लगानी है, लंबी तेज़ी देखनी, तो ये बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। इससे डरना घबराना नहीं है, सिंपल बने रहें। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। आपका डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके हाथ में होने चाहिए। डिसिप्लिन के तौर पर चलें, बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो दीप, ये है आपके लिए डेटा एफआईएस और घरेलू फंड के। बिल्कुल सर, तो अच्छे डेटा है एफआईएस के और घरेलू फंड्स के, स्पेशली एफआईएस के, ये बाजार को सहारा जरूर देंगे। सर, वायदा कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स कोई? 15,800 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा दीप, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 62 लाख शेयरों का 27 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो जितना 15,800 के नजदीक खुले, निफ्टी को तुरंत खरीदना है। सिंपल एक फॉर्मूला बना लीजिए, 15,800, 15,815 की रेंज में खुलने के संकेत आ सकते हैं और वहां खुले तो आपको तुरंत खरीदना चाहिए। शॉर्ट है तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवर भी कर सकते हैं, और नीचे आए तो लॉन्ग पोजीशन बढ़ाएं 15,775, 15,725 की रेंज में। 15,900 हल्की रुकावट का लेवल है, 45 लाख शेयर है वहाँ पर कॉल्स में, उसको पार करके टिके 15,900, 925 की रेंज को, तो फिर शॉर्ट कवरिंग 15,950, 16,000 की तरफ ले जा सकती है। 16,000 पार करना मुश्किल होगा। बड़ी 68 लाख शेयरों की पोजीशन है कॉल्स में। तो फिलहाल वायदा कारोबार के लिहाज से देखेंगे तो बाजार एकदम बैलेंस्ड है। 15,800, 16,000 की रेंज के लिहाज से ये साफ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 35,500 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, जहां 15 लाख शेयर पुट में है, और 36,000 रुकावट का काम करेगा, 17 लाख शेयर है, इसी पर आपको फोकस करना है। इस बीच 35,700 के आसपास बाजार शुरुआत करेंगे और वहां पर ताकत आजमाइश होती दिखेगी। 35,500, 100 पॉइंट नीचे देख लीजिए, 36,000, 100 पॉइंट ऊपर देख लीजिए। ये रेंज वायदा कारोबार के डेटा से निकल कर आ रही है। जी दी। चलिए सर, तो पूरा का सेटअप, पूरे दिन का सेटअप आपके सामने है। इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेंजेस और बाकी संकेत क्या कह रहे हैं उस पर भी रखनी है आपको नजर। आइए फिर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आज आपको एक्शन आते हुए दिखेगा, खबरों के दम पर कहां पर है फोकस, और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले निफ्टी की कंपनी टीसीएस के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद आते हुए नजर आएंगे। साथ ही शाम मेटालिक्स एंड एनर्जी, यहां पर भी फोकस बना रहेगा। कैश सेगमेंट से इसके भी नंबर्स आने वाले हैं, पर इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। इनफैक्ट शाम 5 बजे कैबिनेट की आज अहम बैठक भी होने वाली है, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के निर्णय निकल कर आते हैं। साथ ही 3 स्टॉक्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर उन्होंने 14.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था। साथ ही बजाज ऑटो
तो यहाँ पर भी 140 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया था और HPCL करीब 22.75 ये इनका जो है फाइनल डिविडेंड था। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे आज। इनफैक्ट GR इंफ्रा का IPO अपडेट भी है मेरे पास, जहाँ पर पहले दिन IPO 2.3 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। इसमें जो रिटेल निवेशक है करीब 1.4 टाइम्स सब्सक्राइब किया इन्होंने। प्राइस बैंड 828 से 837 रुपए के बीच था और आज जो है IPO का दूसरा दिन है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कल IPO खुला था और यहां पर पहले दिन 1.7 टाइम्स ये सब्सक्राइब होते हुए दिखे हैं और रिटेल निवेशकों का और जो प्राइस बैंड है रिटेल निवेशकों के लिए करीब 1 गुना यहां पर सब्सक्रिप्शन अभी तक आया है और प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए के बीच रखा गया है और ये आज भी IPO का दूसरा दिन है, तो देखना होगा कि आज किस तरह के सब्सक्रिप्शन डेटा बनते हैं। ओके, तो IPOs पर तो एक्शन भरपूर है और अब तो जोमैटो की IPO का भी इंतजार है। डेट्स आ गई हैं। देवांशी से जानते हैं क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं और साथ ही कुछ और खबरें जो हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब बिल्कुल आप देखिए जिस तरह से अब IPO के लिए मांग बढ़ती हुई दिख रही है और इतने सारे IPOs लाइंड अप हैं, लेकिन जोमैटो इसका जो IPO है अब ये प्रीपोन हो चुका है और ये जो IPO है ये अब 14 तारीख से लेके 16 जुलाई तक खुलता हुआ दिखेगा। इसकी जो प्राइस बैंड है वो 72 to 76 रुपीज़ पर तय की गई है। 9,000 करोड़ का ये IPO होता हुआ दिखेगा और हम सब जानते हैं कि इन्फो एज आज भी फोकस में रहेगा क्योंकि OFS के जरिए कंपनी की करीब 450 करोड़ रुपए बेचने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। NMDC OFS आप देखिए रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है कल वो 76% तक बढ़ता हुआ दिखा था। पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन कुल मिला के अगर आप OFS देखें तो ये ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 1.18 टाइम्स इसको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। जो फ्लो प्राइस थी वो 165 रुपये प्रति शेयर पर तय की गई थी और इसी के चलते सरकार ने करीब 7.49% हिस्सेदारी अपनी NMDC में बेच देंगे। इसके साथ ही आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स पहली तिमाही के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। अच्छे अपडेट्स हैं क्योंकि लो बेस था पिछले साल जो लॉकडाउन था इसके चलते, तो 190% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है इस बार और छोटे बेस का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। लेकिन 92% ऑफ शोरूम्स जो कंपनी के हैं वो अब खुल चुके हैं, तो आने वाले समय में जो मांग है वो बढ़ती हुई दिख सकती है और इससे उनकी रिकवरी होती हुई दिखेगी। KPR मिल्स पर नजर रखें, 27 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी और शेयर स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन पर यहाँ पे फैसला होता हुआ दिखेगा। कल टाटा मोटर्स की JLR की कॉन्फ्रेंस कॉल होती हुई दिखी थी। जो शॉर्टेज है चिप में उसी पर सबका फोकस था, लेकिन अब कंपनी का ये कहना है कि ये सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, पूरी इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो चिप की जो सप्लाई शॉर्टेज है इसके चलते कोई मेजर डिलेज होते हुए नहीं दिखेंगे। नए प्रोडक्ट्स जिस तरह से लाइंड अप हैं वो आने वाले समय में आते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो सप्लाई है उसको नॉर्मलाइज करे और दूसरी जगह से अपनी चिप्स यहाँ पे खरीद सके। इसके साथ ही इनका कहना है कि लेकिन जो सेकेंड क्वार्टर होगा वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आती हुई दिखेंगी। कंपनी का कहना है कि ओवरऑल जो होलसेल डिस्पैचेस हैं वो 60 to 65,000 यूनिट्स कम होते हुए दिखेंगे क्वार्टर वन की कंपैरिजन में। तो इस पर आपको नज़र रखनी है। जो कंसर्न्स हैं अभी भी बने हुए हैं, लेकिन डिलेज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा और मार्केट लॉस होने की कोई संभावना कंपनी को होती हुई नहीं दिख रही है और H2 FY22 में कैश फ्लो में सुधार की संभावना पूरी बनती हुई दिख रही है। तो इस पर भी आपको फोकस करना है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए JLR की तरफ से अपडेट। टाटा मोटर्स पर आज फिर से फोकस बनते हुए दिख सकता है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बजाज हेल्थ केयर कोरोना की दवा 2DG के लिए कंपनी को लाइसेंस मिला है। 2DG के उत्पादन और बिक्री के लिए ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है, जिसके चलते बजाज हेल्थ केयर पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस और PNB पर नजर रखिए। PNB के बोर्ड का कहना है कि PNB हाउसिंग फंड जुटाने के प्लान को नए सिरे से देखें। सेबी निर्देशों के मुताबिक फंड जुटाने के प्लान पर विचार होना चाहिए। PNB हाउसिंग और कार्लाइल डील पर PNB बोर्ड ने अपनी राय जो है उसे बदली है। सेट के फैसले तक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट न करने को कहा गया है और PNB बोर्ड ने PNB हाउसिंग से कहा है कि सेबी निर्देश पर एक बार विचार करना चाहिए।
पीएनबी ने कानूनी राय लेने के बाद पीएनबी हाउसिंग को ये सलाह दी है। इन खबरों के चलते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी पर नजर रखनी चाहिए। आईजीएल दिल्ली में सीएनजी की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, जिसके चलते फोकस में रहना है। सीएनजी की रिटेल कीमतें 43 रुपए और 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ी हैं और ये बढ़कर 44 रुपए और 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो चुकी है। एचडीएफसी और एचओईसी दोनों पर नजर रखनी चाहिए। खबर है कि एचडीएफसी ने एचओईसी का 2.46% हिस्सा जो है उसे बेचा है। 37 करोड़ में कंपनी ने ये हिस्सा और इस हिस्से की बिकवाली की है। आपको ये बता दें कि सितंबर 2017 से जुलाई 2021 तक एचडीएफसी ने करीब 32 लाख शेयरों की बिकवाली यहां पर की है। वोडाफोन आइडिया एक नई डील के चलते फोकस में रहेगा। पीई फर्म टीपीजी कैपिटल, अपोलो ग्लोबल और कार्लाइल ग्रुप वोडाफोन आइडिया के ऑप्टिक फाइबर और डेटा सेंटर असेट्स में निवेश कर सकती है। 2 से 3 महीने में ये डील पूरी होने की संभावना है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं वोडाफोन आइडिया। कुछ फाइनली अच्छी खबरें आती हुई देखते हैं इस पर कुछ डेवलपमेंट होगा या नहीं। पर कुछ और बल्ड डील्स भी हुई हैं, कुछ काउंटर्स उसकी वजह से भी फोकस में आएंगे। कुशल बताइए कौन कौन से हैं ये नाम? देखिए 3 स्टॉक्स हैं यहाँ पर दीपांशु, जहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर एबरदीन ग्लोबल एशिया स्मॉलर कंपनीज ने करीब 10 लाख शेयरों की बिकवाली की है और जो प्राइसिंग आ रही है वो करीब 204 रुपये की है। साथ ही धानी सर्विसेज, यहाँ पर टैमरिन कैपिटल ने 69 लाख शेयर्स बेचे हैं 182.85 पर शेयर के प्राइस पर। और आखिरी स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग, यहाँ पर भी डील्स हुई हैं जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 70,671 शेयरों की बिकवाली की है और ये बिकवाली से इनकी जो स्टेक है वो पार्शियली रिड्यूस हो गई है 3.11% से 3.03% पर। ओके, तो नजर रखते हैं इनकाउंटर्स पर। धानी सर्विसेज पर एक बार फिर से आप बड़ी ब्लॉक डील्स होते हुए देख रहे हैं। उज्जीवन और एंजल ब्रोकिंग भी फोकस में रहेंगे। पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है इन सभी खबरों पर? आइए देखते हैं ब्रोकरेज रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, एनालिस्ट कॉल के बाद सबसे पहले टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 435 रुपए के लक्ष्य लिए। नोबरा ने भी न्यूट्रल की राय दी 353 और दोनों ही रिपोर्ट में लिखा गया कि जो चिप शॉर्टेज की समस्या गंभीर है, हालांकि आगे जाकर थोड़ी रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन नियर टर्म का इम्पैक्ट जो है जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नजर रखें अदानी पोर्ट्स पर, काफी दिनों के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट यहां पर आई है। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 910 रुपए के लक्ष्य के लिए। 720 जो है कल की क्लोजिंग है। एक कह रहे कि निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो स्टॉक में करीब 14% का अंडर परफॉर्मेंस दिखा गया, तो कुछ खबरों के चलते स्टॉक में दबाव आया। हालांकि जेफरीज मानती कि ऐसी खबरें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2015 से अब तक अगर आप देखें तो ग्रुप का जो नेट डेट है उसमें काफी ज्यादा सुधार आया है और मार्केट शेयर भी कंपनी का काफी शानदार है, जिसके चलते वो मान रहे कि हर गिरावट पर खरीदारी का मौका है अदानी पोर्ट्स पर। गेल पर भी नजर रखिएगा। जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। होल्ड की रेटिंग को तो बरकरार रखा गया और लक्ष्य भी देखिए 150 रुपए का दिया। 150 कल की क्लोजिंग है, बिल्कुल उसके आसपास ही दिया है। लेकिन ये मान रहे कि अगर पोटेंशियली इन्वेट की इनकी लिस्टिंग होती है तो स्टॉक में करीब 30 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में जो उछाल आ रहा है इसका भी सीधा फायदा गेल को देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा यहाँ पर नजर रखिएगा। मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1190 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1046 कल की क्लोजिंग है। और अंत में जेएसपीएल यहाँ पर भी नजर रखिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 400 कल की क्लोजिंग है। 535 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जेएसपीएल पर और जेएसपीएल कल खरीदारी करने की राय आती दिखी थी वागले साहब की तरफ से भी क्लोजिंग वाले शो में। देखते हैं आज स्टॉक पर किस तरह का एक्शन होता है। एक्शन के लिए तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स। वक्त है बिगुल का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, करिए शुरुआत आपकी पिक ऑफ द डे के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो पिक ऑफ द डे, आज तो आप जल्दी आ गए तो मैं थोड़ा इधर उधर बिजी था। एनीवेज अनिल जी, बाजार में जिस तरह से कल आफ्टरनून में मैं वापस आऊं आपके पास। नहीं अनिल जी, क्या बोले आप? सॉरी मैं थोड़ी देर में, आपको वक्त चाहिए तो थोड़ी देर में फिर से आपके पास आता हूँ।
नहीं, बिल्कुल अनिल जी, नहीं, तैयार ही हूँ। अनिल जी देखिए, कल जो बाजार में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक जबरदस्त तेजी का मोमेंटम शुरू हुआ, और कल देर रात हमने देखा फेड के जो मिनट्स आए, वो जो इंटरनेशनली बाजार में पिछले कुछ दिनों से एक चिंता बनी हुई थी, उसको काफी हद तक उसको रिड्यूस किया है, उस चिंताओं को। जैसे फेड के मिनट्स में जो टेपरिंग की बातें हो रही थी या बॉन्ड बाइंग में कमी करने की, वो सब अब लगता है उतनी जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला, और इवन इंटरेस्ट रेट हाइक भी थोड़ा डिले होना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए प्लस हमारे बाजार में जिस तरह से कल तेजी, और ऐसा भी माना जा रहा है कि चाइना में रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में कुछ कटौती होगी, तो ऑल इन ऑल ओवरऑल बाजार के लिए अच्छा लगता है। ये जो एसजीएक्स निफ्टी इतना नीचे गैप डाउन दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता इतना नीचे खुलना चाहिए, और अगर खुले तो खरीदारी करने का ही मौका होगा। और जहां तक मेरा पिक ऑफ द डे का सवाल है अनिल जी, मुझे लगता है आज मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए, जो कल लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में देखा गया था, और मुझे लगता है वहां से टाटा स्टील में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, जो कि कल 1230 पे जुलाई फ्यूचर्स बंद हुए हैं। मुझे लगता है आज इसमें 1260 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए, 1215 का स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी और भी एक दो स्टॉक्स है एफएनओ के, अगर आप बोलो तो कंटिन्यूटी में बोलूं या वेट करें? बिल्कुल, आप जैसा आपका मन करे, लेकिन वैसे आप कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसा आपने बोला कि आप तैयार नहीं थे, मैं अचानक से आपके पास पहले आ गया, तो अच्छा हो, मैं वो टीचिंग वाले प्रोफेशन में नहीं हूँ। मैं अगर प्रोफेसर होता या टीचर होता तो मुझे सबसे पहले उसी बच्चे पे नजर पड़ती क्लास में जिसका ध्यान पूरा नहीं है, तो सारे के सारे बच्चे पकड़ में आ जाते हैं। तो कम से कम मैं अच्छे प्रोफेशन में हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में खाली 5-6 कैंडिडेट है जिनमें से किसी एक को पकड़ना है, तो आज आप पकड़ में आ गए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपकी दूसरी जो तैयारी है पूरी की पूरी, वो लिस्ट में बताइए सेठी साहब, और कौन से स्टॉक्स है आपके पास? अनिल जी, जो दूसरा एफएनओ का स्टॉक है वो है, आज बीएचईएल में खरीदारी करने की सलाह है, जो कि कल 68 रुपए के आसपास बीएचईएल फ्यूचर्स क्लोज हुए हैं। इसमें खरीदारी करने की सलाह है विद अ टारगेट ऑफ 72, स्टॉप लॉस ऑफ 66। और जो थर्ड स्टॉक है वो अभी हाल ही में मैं छुट्टियों पे था, बट फिर भी वहां से मैंने एक दिन सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट में एक पिक दिया था, इंडियन होटल्स। मुझे लगता है इंडियन होटल्स में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कल कुछ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी काफी अच्छी थी, और वैसे भी इस स्टॉक पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बुलिश हूँ। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और टाटा ग्रुप का स्टॉक है, और ये जो जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, होटल सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। आज का टारगेट है 160 रुपए का, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा 150 रुपए। ओके, तो 2 स्टॉक और सेठी साहब की लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं, बेल और इंडियन होटल्स। और इंडियन होटल्स आपको याद होगा इस सीरीज के अंत में, जब जून सीरीज के अंत में जो 4 नए खिलाड़ी अभी इस सीरीज में शामिल हो रहे थे, तब हमने भी इस स्टॉक को स्टॉक ऑफ द सीरीज के लिहाज से दिया था। 140 रुपए के आसपास तब ट्रेड करता था कि इसको खरीद लीजिए, क्योंकि वायदा कारोबार में आने के बाद यहाँ दिखेगी मजबूती। आइए, मजबूत शेयर कुछ और आपके लिए आ रहे हैं। बंसल जी तैयार है अपने पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है एनटीपीसी। अभी तक ये स्टॉक बिल्कुल भी रैली में चला नहीं है, एकदम नैरो रेंज में चल रहा है, और ये पिक ऑफ द डे नहीं, इसको मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा समय भी देना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, 117 रुपए 50 पैसे के अराउंड चल रहा है। 115 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकल जाए, एल्स इसके साथ चिपक के बैठे रहे। चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी सीरीज के अंदर यहाँ 127 128 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो रिस्क जो 2-2.5 रुपए का रिस्क है ये वर्थ टेकिंग लगता है। तो एनटीपीसी है मेरा पिक ऑफ द डे। अच्छा, तो आपने इसलिए इसको दिया है कि ये शेयर अभी तक चला नहीं पूरी तेजी में, इसलिए इसको अब रिकमेंड करना चाहिए चलने का? तो ये थ्योरी, ये स्ट्रेटेजी है। तो फिर मेरे पास में कुछ और भी शेयर हैं, वो मैं आपको बताऊं, उसका जिम्मा भी आपको दे दूं। नहीं अनिल जी, ये अनिल जी चला नहीं है, बट अनिल जी ना चलते हुए इसके अंदर डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, एंड आई एम मैरिड टू दैट पैटर्न। तो अनिल जी ये चीज मैंने बोली नहीं सुबह सुबह। अनिल जी अभी आप सेठी जी आज मिल गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज निशाना सेठी जी पे रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये 2 चीजें राउंडिंग बॉटम बोला नहीं और आई एम मैरिड टू दैट पैटर्न बोला नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं अपने आप को बचा लूं। आज सेठी जी निशाने में रहे। बंसल जी, एक और स्टॉक है जी, बंसल जी, एक और स्टॉक है जिसमें भी एनटीपीसी की तरह ही टी भी है, सी भी है, सिर्फ आप मिसिंग है। आप यानी आप स्वयं में आईटीसी हो सकता है, देखो गौर से, उसका भी कहीं राउंडिंग बॉटम बन रहा हो,
हो सकता है जो स्टॉक नहीं चले उसकी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो, तो उधर भी देखिए लोग पता नहीं कम से कम आप मतलब प्यार करेंगे, नफरत करेंगे, लेकिन दुआएं देंगे ये नहीं पता, ये याद जरूर करेंगे। तो आईटीसी पे भी नजर डालिएगा अगर एनटीपीसी का इरादा है आपका तेजी का। तो आइए अगला स्टॉक है बिल्कुल कुणाल जी बता दें। जी अनिल जी 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 अनिल जी बिल्कुल आपने अनिल जी ठीक बोला। अनिल जी आईटीसी के अंदर भी साइंस है, 201 202 एक बेस है, बट अनिल जी वो जो चीज होती है ना जिगर, ये वो हिम्मत कहां से लाए कि आईटीसी में राउंडिंग बॉटम बन रहा है और उसको अनिल जी बोलने की हिम्मत कहां से लाए? क्योंकि जैसे बोलते हैं कि राउंडिंग बॉटम से आई एम मैरिड, तो अनिल जी शादी में कई बार आदमी पिटता भी है, तो कई बार पिटाई भी होती है, नथिंग गारंटीड। बट अनिल जी इसमें कोई दो राय नहीं है, नीचे में 201 202 एक अच्छा बेस है, और जब तक आईटीसी 200 रुपए के ऊपर है टेक्निकली ऑल इज वेल, बट हिम्मत नहीं है, इसलिए आईटीसी पे कोई बात नहीं करता है। नहीं, आईटीसी तक तो मैं आपके साथ सहमत हूँ। पिटने पिटाने का तो देखो अपना अपना अनुभव है, हमें तो आइडिया नहीं। देखो हमने न तो किसी को खुद पे अनुभव ये किया है, न किसी को ऐसा देखा है, तो आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे होंगे, हम इस पे क्यों ऑब्जेक्शन लें। आइए कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, सुबह पहले बर्गर किंग में खरीदारी की राय है, और बर्गर किंग में अनिल जी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा कल के ट्रेड में। कल मैं बड़ा क्लोजली इस चार्ट को देख रहा था, 165 रुपए का लेवल था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल है चार्ट पर, जिसके ऊपर कल एक बड़ी अच्छी बंदी आती हुई दिखी। तो बर्गर किंग को अनिल जी खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस रख लें 164 रुपए का। पहला टारगेट मेरी राय में 180 रुपए का, 180 रुपीज का होना चाहिए। 180 पार हो गया तो स्टॉक 215 तक जाएगा। बर्गर किंग में खरीदारी कराए। ओके, 215 तक के टारगेट बर्गर किंग खरीदे। और आइए किरण जी क्या खरीदने वाले हैं जान लेते हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे खरीदना है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट हमने कल भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था, बहुत ही अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, और जिस तरीके से ये मूव आई है वॉल्यूम्स के साथ, मेरा मानना है कि काफ़ी बड़ी अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 830 का, काफ़ी सेफ स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आज के लिए लगभग 860-65 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, पर उधर बेचना नहीं है। ये जो पैटर्न है ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा है और टारगेट्स भी बड़े हैं, पर आज के लिए टारगेट 860-865। अरे भाई साहब, कोई और दूसरा स्टॉक बोल देते हैं, बर्जर पेंट्स। ये बर्जर और बर्गर में इतना कंफ्यूजन है लाइफ में, बोलने में भी और लिखने में भी। कहाँ ई लगाना है, बर्जर पेंट्स में ई लगेगा, बर्गर में यू लगेगा, एक छोटा सा लेटर है ई और यू वाले में, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। और दोनों ने एक साथ ही दिया है, देने वाले भी के फॉर कुणाल जी है, के फॉर किरण जी है। चलिए कोई बात नहीं, 830 का स्टॉप लॉस, बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने की राय, 860-865 के टारगेट पे। सुमित जी आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे को जो पसंद है वो है मेटल्स सेक्टर का जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जिंदल स्टील में यहाँ से ऊपर के मूव में 415 से 425 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। 398 400 के आसपास जिंदल स्टील में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें, नीचे में 387 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 415 से 425 तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। जेएसपीएल में करें खरीदारी, अभी बात चली रही थी, वहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी अच्छी आती दिखी है, यहाँ खरीदारी का मौका है। पालविया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, आज का जो स्टॉक पिक ऑफ द डे में रहेगा वो रहेगा BHEL भेल। ये स्टॉक में कल देखे तो काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, करीब 12-13% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑलरेडी डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। कल के अगर कॉल पुट का डेटा भी देखें तो 65 की स्ट्राइक में काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग एक्शन कॉल राइटर्स की देखने को मिली। अब मेजर कॉन्सेंट्रेशन है जो है वो 70 की स्ट्राइक पे है, और जिस तरीके का मूव बना है BHEL में वो लगता है कि अब 70 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव इसमें आते हुए दिख सकता है, और जो कि इसको फिर 74-76 की तरफ लेके जा सकता है। तो 68.15 पे बंद हुए भेल फ्यूचर, ये बाय करने की सलाह रहेगी। 66 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 74 से 76 तक के।
ओके, तो वापस तेजी में लौट चुका है BHEL। कल बड़े डेवलपमेंट्स भी होते हुए दिखे थे। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसको वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया है, और साथ ही हमने देखा कि लैंड मोनेटाइजेशन को लेकर भी एक नई एजेंसी बनाने पर सरकार विचार कर रही है। नजर रखिए, BHEL अच्छे मोमेंटम में था, कल डेज हाई पर क्लोज हुआ। सेठी साहब, पालवे साहब दोनों को पसंद है आज के ट्रेड के लिए भी। ढेरों और स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे, एक बार यहां पर भी नजर डाल देते हैं। सेठी साहब, फाइनली जोमैटो के IPO की डिटेल्स भी अब सामने आ गई हैं, बड़ी वैल्यूएशन पर कर रहे हैं और बड़ा अमाउंट रेज कर रहे हैं। इन्फो एज पर भी फोकस है, हालांकि इन्फो एज ने कहा है कि वो सिर्फ 375 करोड़ के ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करेंगे इस IPO का, बट क्या राय बनती है इन्फो एज पर अब सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए इस जो IPO है इसका काफी बेसब्री से बाजार को इंतजार था, और ये अभी शायद प्रीपोन होकर 14 जुलाई को खुलने की बातें हो रही है, और प्राइसिंग भी थोड़ी और एग्रेसिव की जा रही है। तो ऑल इन ऑल इन्फो एज के लिए डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। इस स्टॉक को अनिल जी को बिल्कुल याद होगा, मैंने 3500-3600 के लेवल्स पे रिकमेंड करा था, कुछ समय हो गया है, और उसके बाद तो हमने बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक में देखी है। बट ये जो खबरों के ऊपर इन्फो एज में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ा बहुत ऑलरेडी करेक्शन हुआ है 5600-700 के लेवल्स से। मुझे लगता है ये न्यूज को आज डेफिनेटली पॉजिटिव रूप में देखा जाना चाहिए, इन्फो एज के लिए पॉजिटिव लगता है, और इस स्टॉक में बिल्कुल कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। और आने वाले दिनों में हम और भी IPOs आते हुए देखेंगे इस कंपनी से, जैसे पॉलिसी बाजार है, या फिर इनका शायद 99 एकर्स इनके पास है, फिर मैट्रिमोनी है। तो ऑल इन ऑल एक दमदार वैल्यू अनलॉकिंग इन सब IPO से हो सकती है। तो स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, लंबी अवधि के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है, और बाकी शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक जोमेटो के IPO को एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिलने वाला है, तो उसके लिहाज से अच्छा लगता है। तो इस स्टॉक को होल्ड करना है या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी है? बिल्कुल, तो गिरावट में खरीदारी करनी है, इन्फो एज पर रखिए नजर। फाइनली अब जोमेटो IPO की डिटेल्स भी आपके सामने आ गई हैं। IGL, किरण जी इस पर राय दें। दिल्ली में CNG की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, रिटेल कीमत 43.4 से 44.3 कर दी है, लगभग 90 पैसे पर kg की बढ़त की गई है। IGL पर कोई मोमेंटम दिखता है सर? बिल्कुल स्ट्रांग मोमेंटम है, और पिछले 3 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में 585 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस के लिए आपका स्टॉप लॉस नजदीक है, 550 रहेगा, 12 रुपए नीचे। तो मेरा मानना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बैठता है, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए IGL पर। CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं दिल्ली में, तो ये काउंटर भी आज फोकस में आते हुए दिखेगा।